जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और हस्ब मामूल चंद खबरों के साथ हाजिर हैं। आज नाज़रीन दो मौज़ूआत हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और फिर उसके बाद आपको एक खबर से आगाह करेंगे। मौज़ूआत हस्ब मामूल एक तो वही है, सियासी इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ रही है, पीटीआई का मामला है। और उससे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ एक पाकिस्तान ने एक बड़ी खबर रिवील की थी, एक डोजियर तैयार किया है। पाकिस्तान में रॉ ने जो कत्ल कराए हैं, 2 कत्ल के हवाले से तो चूँकि एस्टेब्लिश्ड हैं चीज़ें और वो मामलात भी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, बाकी की तहकीकात जारी है, उन हवालों से बात करेंगे। पहले रॉ वाले मामले पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मैंने गुज़िश्ता रोज़ मैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से शहर से बाहर था और गुज़िश्ता रोज़ की जो सेक्रेटरी ख़ारजा की ब्रीफिंग थी उसको अटेंड भी नहीं कर सका था, लेकिन आज फिर मैंने दफ़्तर ख़ारजा में काफ़ी वक़्त लगाया, लोगों से बात की, अपने ज़राए से बात की, फिर और सफ़ारती ज़राए से बात की, कुछ और दोस्तों से जाकर मिले जो मुख्तलिफ़ सफ़ारती पोज़ीशंस पर मौजूद हैं। बड़ी आई ओपनिंग जो है ना और रिवीलिंग इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ, ये ऐसा लगता है इस पूरी कहानी को सुनकर कि ये शायद कोई जासूसी फिल्माई गई है। आपको याद होगा 70s में मिड 80s तक इंग्लिश फिल्में बना करती थी, जासूसी फिल्में। उसमें ख़ास तौर पर वो चीनी जासूस जो है वो ख़ास तौर पर उनको बताया जाता था कि वो चीनी जासूस है और फिर वो मार कुटाई कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। या इवन ये कि इंग्लिश फिल्में जो बनती हैं वो उसमें किस तरह कातिल को तलाश करना होता है और किस तरह जासूसी की जाती है, उसमें किस किस तरह लोग मारे जाते हैं, किस किस तरह हायर किए जाते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी सा मंजर लगता है। एक तो बात ये पता चली नाज़रीन के ये जो हायरिंग हो रही थी रॉ की जानिब से, योगेश और दूसरे साहब जो थे वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया से बाहर हैं और वो लोगों के ज़हन तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक तो कुछ ब्रिटिश ऐप्स थे, वो इस्तेमाल किए जा रहे थे उनसे राब्ते के लिए भी और उनको उनके ज़हन बदलने के लिए। मुख्तलिफ लेयर्स थी हायरिंग की। मसलन जो मेन जिसको पहले हायर किया गया, उसने जिस अगले बंदे को हायर किया उसको ये नहीं पता था कि ये कौन है और ये किस लिए मुझे हायर कर रहा है। उसने आगे अगर किसी को हायर किया, किसी को एंगेज किया, तो उसको नहीं पता था कि ये कौन है और मुझे क्यों हायर कर रहा है। इस तरह 6 से 7 लेयर्स बनी। ख़ास तौर पर जो शाहिद लतीफ़ का कत्ल है और जो रियाज जिनका नाम है, जो रावलाकोट में कत्ल हुए, शाहिद लतीफ़ डस्का में कत्ल हुए थे सियालकोट के करीब। शाहिद लतीफ़ के कत्ल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और रियाज साहब के कत्ल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मोहम्मद रियाज जो है वो चूँकि उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, फिर वो जमात-उद-दावा में आ गए थे और कश्मीर कौर से वो वाबस्ता थे। इसमें एक बात और जो है वो बड़ी वाज़ेह है कि जितनी भी टारगेट किलिंग्स हुई वो तकरीबन बताई जाती है कि 13 है। पिछले 2 साल में हुए 13 लोग कत्ल हुए, जिसमें रॉ का है हाथ जो है वो मुलव्वस दिखता है। उसमें ये जो 2 हैं ये तो चूँकि एस्टेब्लिश हो गए हैं, इनके तमाम फैक्ट्स, इनकी मनी ट्रेल मिल गई है। मनी ट्रेल के साथ-साथ किस तरह से वो चैनल्स मिल गए हैं, किस तरह से पैसे भिजवाए गए और एक जो थी रकम कैसे मुंतकिल हुई, उसके लिए भी कोई एक तो ऐप भी इस्तेमाल किए गए और फिर हवाला, हुंडी और नॉन बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की गई। और एक मरतबा 1.5 मिलियन रुपीस दिए गए, एक मरतबा 1.1 मिलियन रुपीस दिए गए। एक दिलचस्प बात यह है कि वो जिन लोगों को भी इंगेज किया गया उनको इसलिए नहीं इंगेज किया गया कि वो उनको मार दे। किसी को ये कहा गया मसलन शाहिद लतीफ़ के मामले में जो और रियाज के मामले में, मोहम्मद रियाज के मामले में ये कहा गया कि जी ये शाहिद लतीफ़ के मामले में ये कहा गया कि ये साहब और उसके लिए एक पाकिस्तानी को हायर किया गया, उसका टिकट बनवाया गया और उसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान भेजा गया। दोस्त मुल्क है, उनका नाम लेना जो है वो ज़राए ने ये वादा लिया हमसे कि उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि पाकिस्तान की कुछ और स्ट्रेटेजिक मामलात और फिर क्रिटिकल इकोनॉमिक मामलात और दीगर मामलात से वाबस्ता हैं चीज़ें और पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें वाबस्ता हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये कहा गया कि
ये ना किया जाए, नाम ना बताया जाए उन ममालिक का, लेकिन 3 से 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें ये बताया गया कि वो जो है वो वहाँ से उनको हायर किया गया, मुतादिद लोग हायर किए गए। अब्दुल्ला नामी शख्स को ये हायर किया गया, उसको ये कहा गया कि आप कैसे मुसलमान हैं, और वो थोड़ा सा इस्लामिस्ट ज़हन का आदमी था। उसे ये कहा गया कि ये मुख्तलिफ लोग ये कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप इनको तलाश करें, इनको समझाएं। उनको तलाश करने का टारगेट दिया गया शाहिद लतीफ़ को। उसने आगे आकर एक और उमैर नामी आदमी को हायर किया। अब्दुल्ला को पहले ये कहा गया कि, और ये शाहिद लतीफ़ से पहले कत्ल हो चुका था रियाज का, लेकिन जो तहकीकात जो पुलिस दोनों जगहों की पुलिस से रब्ता किया और जो ज़राए से बात की, तो अब्दुल्ला को ये बताया गया कि अब ये ऐसे है, वो नहीं मान रहे, तो उनको कहा गया अच्छा अब इनको ख़त्म कर दें। इसमें दाइश के लोग भी मुलव्वस हैं, ISIS के लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, कुछ और तंजीमों के लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं जो दीगर कत्ल हैं। मसलन लाहौर में एक सिख रहनुमा कत्ल हुए जो दूसरे नाम से लाहौर में रह रहे थे, वो कौन थे? इन तमाम जो कत्ल हुए हैं 13 के 13 लोग, इनका एक कदर मुश्तरक इनमें ये है कि ये सब कश्मीर कौस से वाबस्ता थे। सिख रहनुमा सिर्फ पंजाब कौस से वाबस्ता थे, जो आज़ाद खालिस्तान की तहरीक है। इसकी एक और ख़ास बात यह कि इसकी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, मसलन डिफरेंट लेयर्स, और किस तरह हायरिंग की गई और कहाँ से हायरिंग की गई, ये मामला जो है वो इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं हरदीप सिंह नजर के कत्ल से, जो कनाडा में कत्ल हुआ, जस्टिन ट्रूडो ने जिनका नाम लिया, और फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू के हवाले से न्यूयॉर्क की अदालत में अटॉर्नी ने एविडेंस भी पेश कर रखी है, और FBI की टीम ने इंडिया आकर विजिट भी किया। तो वो उनको भी इसी तरह हायर किया गया कि जो रॉ हैंडलर है वो इंडिया से बाहर है, ताकि ये ना किया जा सके, कबूल ना किया जा सके, उन पर एस्टेब्लिश ना किया जा सके कि वो इंडिया का आदमी है। लेकिन जाहिर सी बात है उसको इंडिया के अंदर से किसी ने हायर किया होगा। फिर वो आगे हायर करता है, फिर वो अगला आदमी हायर करता है। इस तरह वहाँ भी किया गया, यहाँ भी यही बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, और बिल्कुल जासूसी फिल्मों के अंदाज में। और फिर उनको जैसे कि मैंने बताया, हवाला हुंडी के जरिए उनकी हुई पेमेंट हुई, और ISIS तक को भी इस्तेमाल किया गया, जिसको उर्दू में हम दाइश कहते हैं, और उसे भी ये मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, और उस हवालों से कत्ल कराने की कोशिश की गई। शाहिद लतीफ़ के कत्ल की बुनियादी जिम्मेदारी फिर अब्दुल्ला नामी पाकिस्तानी को डाली गई, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था, लेकिन वो उस वक्त वो कत्ल ना कर सका, और वो नोविस साबित हुआ, थोड़ा सा शायद घबरा गया या कुछ भी हुआ। फिर वो कत्ल की जिम्मेदारी उमैर को दी गई, और शाहिद के जरिए ही दी गई, और वो शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने के मामले में वो एक्टिव हो गया। मीन वाइल शाहिद को उन्होंने इंगेज कर रखा था ऑलरेडी रियाज के मामले में, जो रावलाकोट में कत्ल हुआ लश्कर तैयबा का रहनुमा, उस हवाले से। और शाहिद लतीफ़ का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। तो इनको कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद रियाज को पहले कत्ल किया गया, और वो कत्ल अब्दुल्ला ने खुद किया, और उसके बाद अब्दुल्ला को मेरी इतला के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बैरून मुल्क को फरार हो रहा था, लेकिन मीन वाइल चूँकि कुछ चीज़ें सामने आ चुकी थी, कुछ ट्रेस कर लिए थी, इब्तदाई जो तहकीकात थी उनमें कुछ इब्तदाई मामला ट्रेस हो गए थे, तो उसको कराची से एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया गया, और अब वो तहवील में है। इनके मुकदमात जो है रावलाकोट और डस्का की अदालत में चल रहे हैं। 4-5 लोग और गिरफ्तार हैं जो शाहिद लतीफ़ के कत्ल में इन्वॉल्व थे, और वो गिरफ्तार है। और कुछ और केसेस, जैसे रावलपिंडी में एक मौलाना साहब का कत्ल हुआ था कुछ अर्सा पहले, फिर लाहौर में कत्ल हुआ, 13 लोग हैं पाकिस्तान में। कराची में मारे गए थे एक साहब जो पहले एक ज़माने में लश्कर तैयबा वगैरह के साथ थे। तो वो सारे मामला जो है अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगले दिनों में शायद कुछ और डोजियर्स भी आए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये डोजियर जो है वो अब आज हमने ये पता किया, तो ये पता चला कि P5 ममालिक को, यूरोपीय यूनियन को, अक़वाम के जो सुफरा है उनको भी ब्रीफिंग दी जा रही है। वो हो सकता है आज दे दी गई हो, आज देनी थी ब्रीफिंग, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि दी गई है कि नहीं। और फिर इंडियन हाई कमीशन को भी तलब किया जाएगा, इंडियन हाई कमीशन के एहलकार को भी तलब किया जाएगा, इंडिया के साथ फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है, उनके साथ डोजियर अभी इसलिए नहीं किया गया शेयर कि कुछ कानूनी मामला इन्वॉल्व हैं।
इंडिया ने, और इंडिया का जो रिएक्शन है वो बड़ा इंट्रीगिंग है। इंडिया ने की वजारत खारजा के तर्जुमान ने, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसने जो भी रिएक्शन दिया उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कत्ल को डिनाई नहीं किया, इन्वॉल्वमेंट को। तो ये पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और आगे चलकर पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फॉर्मली जब तक इंडियन हाई कमीशन को डिमांड नहीं करेगा और इंडिया को आगाह नहीं करेगा, उन लोगों को की हवालगी का मुतालबा इंडिया से नहीं हो सकता। कुछ लोग तो उनमें बाहर हैं, लेकिन कुछ कोई ना कोई तो रॉक अफसर भी होगा। तो इस वजह से ये मामला ज़रा गड़बड़ है, और अब देखते हैं अगले दिनों में इस पर क्या आती है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। अब नाज़रीन, पीटीआई की जानिब आते हैं। पीटीआई को आज लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, शौकत बसरा को मिल गई, मेजर ताहिर सादिक को मिल गई, उमर असलम को मिल गई खुशाब से। और अहम बात यह है कि परवेज इलाही को मिल गई, लेकिन परवेज इलाही का ज़रा मामला गड़बड़ लगता है। उन्होंने जो बाकी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के हल्के थे उससे उन्होंने विड्रॉ कर दिया, क्योंकि वहां उन्होंने मालूमात पूरी नहीं दी थी और वो केस स्ट्रॉन्ग था। यहाँ उन्होंने सिर्फ एक अलग अकाउंट जो है इलेक्शन अकाउंट वो नहीं बनाया था, तो उस बुनियाद पर और फिर कुछ लोगों को मफरूर होने की बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, और ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि जो किसी मफरूर को रोक सके। और फिर ये भी कहा गया कि कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट की जरूरत है। आप ऐसी जस्टिस सदर में का ये कहना था कि हम ऐसी तशरीह करेंगे इलेक्शन एक्ट की कि लोगों को उसके ऊपर एतबार हो और आसानियां पैदा हो। लेकिन पीटीआई की जानिब से अब तक अदालत की बदसराई में कोई बयान नहीं आया। हालांकि पीटीआई ने प्रेशर भी डाला था पिछले दिनों, चीफ जस्टिस पर इस बात का भी इजहार किया था। लतीफ खोसा ने पिटीशन वापस ली थी और इस तरह का किया गया था। लतीफ खोसा को एक हिकमत अमली के तहत कई पिटीशन से विड्रॉ किया गया, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पीटीआई जो है वो अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम आयद कर रही है, और अब उन्होंने नया अंदाज इख्तियार कर लिया और वो कह रहे हैं कि कोई एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से इलेक्शन को चुराया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अब ये मामला भी आगे आएगा तो फिर मजीद इस पर बात करेंगे। अब आपको एक खबर ये सुना देते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस एतबार से कैंपेन चला रहे हैं, एक तो हवा उनकी बन रही है कि शायद वो अगले इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, हो सकता है हुकूमत बनाए। ये तो 8 फरवरी के नताइज आने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुनियादी खबर यह है कि उनके कुछ बयानात से रावलपिंडी में कुछ अबरू खड़े हो रहे हैं, और कुछ नाराजगियां मेरी इत्तला के मुताबिक जन्म ले रही हैं। बिलावल भुट्टो को अपने उन बयानात के हवाले से थोड़ी शायद नजरसानी करनी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।